अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मंच पर तशरीफ फरमा हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा और इस पार्लियामेंट के अपना दल पार्टी के कैंडिडेट नरेंद्र साहब, जिनका सिंबल एनवलप है, क्योंकि 8 बजे हमको इस जलसे को, जनसभा को ख़त्म करना है। मैं सिर्फ चंद मिनट आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप लोग अपना एक एक वोट हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने जो पीडीएम बनाई है, एनवलप का निशान है, आप उस पर बटन दबाइए। और जो हमें कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, उनको सियासी तौर पर उनका हक दिलाने के लिए एक हिस्सेदारी की लड़ाई हमने शुरू की है। और इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद भी आने वाले विधानसभा तक हम सब लोग साथ रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पर आए। और याद रखिए, जब तक आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल एनवलप पर हमारे कैंडिडेट के हक में नहीं करेंगे, कोई सामाजिक न्याय आपको मिलने वाला नहीं है, कोई इंसाफ आपसे नहीं मिलने वाला है। अहम बात यह है कि हमको तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने से रोकना है। वो दिन ब दिन अनाप शनाप और झूठ बक रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कैसे एक समुदाय को घुसपैठी कह रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि उनके महिला ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो कभी खौफ दिलाने की सियासत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी के गले का उतरा हुआ मंगलसूत्र मुसलमानों को दिया जाएगा। तो आपसे हमारी अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हमने एक टीवी चैनल पर देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी झूठ कह दी। वही है, बोले हैं वो, आपको बोले तो ठीक है। अभी हमको थोड़ा वक्त मिला है 10-15 मिनट का, तो ज्यादा आपके सामने बोल पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कोशिश हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने की, जो ये कोशिश की है, हमने मुख्तलिफ पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे उम्मीदवारों को उतारा है। मेरी आपसे फिर से अपील है कि हमको पल्लवी पटेल साहिबा को, उनके उम्मीदवारों को, उनके कैंडिडेट को कामयाब करना है, बीजेपी को शिकस्त देना है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है, इंडिया अलायंस है। आज आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यूपी के 80 लोकसभा के सीटों में समाजवादी पार्टी ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, और अपने परिवार से 8 लोगों को उन्होंने इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। अब आप बताइए कि सैफई का ये परिवार अगर 8 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है, और बात करते हैं अखिलेश पीडीए की, और ए का मतलब कभी कहते हैं आधी आबादी, तो कभी कुछ और कहते हैं। आपने 2014 में समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया, तब भी वो बीजेपी को रोक नहीं सके। आपने 2017 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तब भी वो बीजेपी को नहीं रोक सके। 19 का पार्लियामेंट का चुनाव आया, आप उनको नहीं रोक पाए। 22 के विधानसभा के चुनाव में आपने हमको वोट नहीं देकर उनको वोट दिया, समाजवादी को, ये समझ कर के वो बीजेपी को रोक पाएंगे, वो नहीं रोक पाए। आज फिर आपके दरमियान में आ रहे और कह रहे हैं कि हमको वोट दे दो, हम बीजेपी को रोक पाएंगे। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की बस की बात नहीं है बीजेपी को रोकना। अगर कोई
अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो ये जो पीडीएम बना है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुसलमान है, ये बीजेपी को और संघ परिवार को रोक सकते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। हम आपसे वादा भी कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो पीडीएम बना है, हम अपनी बहन के साथ सिर्फ इस पार्लियामेंट के चुनाव की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में इसको और लेकर आगे जाएंगे। तो आपको ये बताना हम जरूरी समझते हैं कि समाजवादी तो नाम लेती है सामाजिक न्याय का, मगर जब सामाजिक न्याय की बात अखिलेश यादव करते हैं तो कभी उनकी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी बहन पल्लवी पटेल का कि उन्होंने कहा कि मैं लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करूंगी, और उन्होंने कहा कि पीडीएम में एम का मतलब मुसलमान होगा। और आज आप देखते हैं कि जिस बेबाकी के साथ वो इस काज को लेकर आगे बढ़ रही हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और हमारी भी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में सही मानों में पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले, दलितों को उनका हिस्सा मिले, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। आज उत्तर प्रदेश हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, लफ्ज मुसलमान जब आ जाता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, अगर भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है तो यहाँ पर पिछड़े समाज को, हर एक को उनका हक मिलना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं समाजवादी पार्टी के दिल फरेब बातों को सुनकर। मगर चुनाव हो जाता है, उसके बाद अखिलेश यादव को किसी की फिक्र नहीं होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, ये पार्लियामेंट का चुनाव भारत की तारीख का एक बहुत अहम और बड़ा ही नाजुक पार्लियामेंट का चुनाव है। आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपके सामने हमारे भाई नरेंद्र सरोज है, ये कैंडिडेट है, इनका इंतखाबी निशान सिंबल एनवलप है। आप उनका वोट, अपना वोट इस्तेमाल करिए, उनको कामयाब करिए। दूसरी जानिब बीजेपी है। 10 साल से नरेंद्र मोदी ने भारत में भारत के युवाओं को, नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज रोजगार नहीं दे पाते हैं और नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब तीसरे मरहले की मतदान हो चुका, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की आवाम के दरमियान में आकर कहा था कि मोदी आपसे वादा कर रहा है कि जितने चुट्टा जानवर फिर रहे, मोदी उनको उसका इंतजाम करेगा। बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला ये तमाम के तमाम जो जानवर जो रोडों पर फिरते हैं, किसानों की खेत खा लेते हैं, और जो वो गरीब किसान जाकर उनसे पूछता है कि भैया हमारे खेत को नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है बाबा और योगी ने आपको 500 रुपए का इनाम दिया है, ये 500 रुपए रख लीजिए। आप बताइए रात में खेत में जानवर घुस जाते हैं, जिसका वादा नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि मोदी आपको वादा कर रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री तो आराम से दिल्ली में अपने महल में आराम कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश का गरीब और किसान परेशान है इन चुट्टा जानवरों से। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। मोदी जी, कभी किसी गरीब के घर में आप चले जाइए, 1 या 2 गैस का सिलेंडर के बाद वो गरीब परिवार गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकता, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। वही लकड़ियों पर खाना पकता है, वही धुआं निकलता है हमारी बहनों के लिए। फिर तीसरा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने
प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए। अरे कहां दिए हैं आप बताओ ना हमको। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, मुद्रा लोन के लिए और ये गैस के सिलेंडर की स्कीम के लिए मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला, मगर कभी इसका जवाब नहीं आता है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आपको देख समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में नरेंद्र मोदी का हमने एक वीडियो देखा। नरेंद्र मोदी जिस सफाई के साथ झूठ को बोलते हैं, शायद ही कोई इस तरह से झूठ बोल सकता होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने एक आदमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंयामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे। सुनिए अभी सुनिए यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी हैं, 12 लाख अवाम बेघर हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे कि मैंने भिजाया था इजराइल को। ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो घेरा आपने डाला है, आप बताइए। सुनिए अब सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा कि रमजान में बमबारी मत करो। आज स्पेन में एक भारत की कश्ती जिसमें 27 टन का हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव्स थे, उसको स्पेन की हुकूमत ने कहा कि तुम स्पेन में आकर कश्ती को अंदर नहीं ला सकते। वो चेन्नई से जा रही थी इजराइल को। बोलो प्रधानमंत्री, क्या ये सच है या झूठ है? अरे आप दे रहे इजराइल को असला। हैदराबाद में एक एल्बिट कंपनी है, वहां से ड्रोन बनकर जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा था कि रमजान में बमबारी मत करो। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो इजराइल ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जब आपके भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन में जंग रुका दी, तो ये तो छोटी बात थी। नेतन्याहू तो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, आप तो उसको गले लपेटते हैं जब कभी भी आप मिले उससे। बताओ कितना झूठ आप बोलेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर भारत के प्रधानमंत्री टीवी के इंटरव्यू में कहते हैं कि यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं, लव जिहाद का कानून बनाते हैं। बताओ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून कैसे एक जगह जमा हो सकते हैं? बताओ उत्तराखंड में जो बीजेपी ने यकसा सिविल कोड यूसीसी बनाया, वो ये कहता है कि मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं करेगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को मेहर नहीं मिलेगा। उसकी शादी होगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। बताओ नरेंद्र मोदी, आप यूसीसी की मिसालें देते हैं। 1400 करोड़
टैक्स रिबेट आपने उन तमाम समाज को दिया जो मुसलमान और ईसाई नहीं है, आप क्यों नहीं हमको देते? भारत के प्रधानमंत्री एक और झूठ बोलते हैं, पूरे देश में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, दलितों का और पिछड़ा समाज से लेकर। नहीं नरेंद्र मोदी, आपने गलती की। हमको दलितों का हिस्सा नहीं चाहिए, हमको पिछड़ा समाज का हिस्सा नहीं चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो। भारत के संविधान में दफा 15 और 16 कहते आप हमसे इंसाफ करो। मैं आपको बता रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी बाबा साहिब अंबेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? तालीम में और रोजगार में। अब ये 10% में न दलित जा सकता है, इस 10% में न अदर बैकवर्ड क्लास के पिछड़ा लोग जा सकते हैं, और ये 10% सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए मोदी ने किया। बताओ नरेंद्र मोदी, जो आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुम 27% या 50% में अपना खेल खेलो, और जो इस देश के 10% हिस्सा है, 20% हिस्सा है, नरेंद्र मोदी उनको 10% हिस्सा दे रहे हैं। बोलो मोदी, किसका रिजर्वेशन आप छीन रहे हैं? आप दलितों का हिस्सा मार रहे हैं, बैकवर्ड क्लास का हिस्सा मोदी मार कर देना चाहते हैं। और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है, वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरी भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया। तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। अब चुनाव आ गया, तो मोदी कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। मोदी जी, पीओके ले लीजिए ना। भारत की संसद में हमारे बुजुर्गों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भारत का हिस्सा है। अरे आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? मगर आप भाजपा के लोगों से पूछो तो बोलेंगे पीओके ले लेंगे। जब उनसे पूछो चीन का क्या करोगे, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सन्नाटे में आ जाते, भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था। कपड़े देखकर पहचानो, किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, मगर मोदी कहती है कि 15% लोगों को ज्यादा दे दिया जाएगा। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? ये देश, भारत जो हमारा देश है, मेरे मरने के बाद भी, आप तमाम के दुनिया के चले जाने के बाद भी, मोदी जी के जाने के बाद भी देश भारत रहेगा। मोदी जी, भारत को कमजोर करने का काम मत करो, झूठ बोलना कम करो, सच्चाई को बयान करो। अगर सच्चाई को नहीं बोल सकते मोदी जी, तो कम से कम झूठ को तो आम मत करो, नफरत को आम मत करो। आप कब तक पिछड़ा, दलित और मुसलमान को आप इस तरह से नफरत फैलाते रहेंगे उनके बारे में?
जब कभी भी आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होता है, अमित शाह कहते हैं कि ईद मनाएंगे मगर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अरे आखिर क्यों आप 10 साल में आपने कितने नौकरी दिए बताओ? बताओ तुमने कितने गरीबों के घर में चूल्हा जलाया? बताओ तुमने महंगाई कितने कम की? 400 पार बोलते हैं, आज पेट्रोल 100 पार हो चुका है। मोदी को अमित शाह की फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये एक एक बात आप सुन लो उनकी कि इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है दिखाने को, मगर सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। मगर याद रखिए, अगर पिछड़ा दलित और मुसलमान को इंसाफ अगर मिलेगा तो पीडीएम के जरिए से मिलेगा। हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने एक बहुत बड़ा बोझ उठाया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप उनका साथ दीजिए। ये हमारे दुश्मन जो सियासी दुश्मन है वो बोलेंगे ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी बी टीम है। मेरे भाई, ये जो इंडिया अलायंस है महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते और आकर हमको गाली देते हैं। हैदराबाद में हमारे खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया और सब ये समझ रहे थे कि अब के बार हैदराबाद की सड़कों पर असदुद्दीन ओवैसी को हम रोक लेंगे। मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 2019 में जितनी हमको हैदराबाद और अल्लाह ने मेजॉरिटी दी, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और हमारे, सुनिए, हमारे लिए मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए। अमित शाह 2 मरतबा आ गए। अमित शाह साहब इतना पुकार पुकार कर कह रहे थे, हमको लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए उनको, कहीं कुछ हो ना जाए उनको। मगर बहरहाल मेरे भाई, आज आपसे एक ही गुजारिश है कि एक नई शुरुआत करिए, एक नया इनकलाब लिखिए। याद रखिए, अगर भारत की पार्लियामेंट में पिछड़ा दलित और मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर कौन आपकी आवाज बनेगा? कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, कल अगर यकसा सिविल कोड का बिल आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि अखिलेश की पार्टी वाले कुछ बोलेंगे? अगर कल कोई ऐसा कानून लाया जाएगा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करेगा, तो क्या भैया उठ के कुछ बोलेंगे? भैया तो सिर्फ यही बोलते हैं कि दरी बिछाओ और अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो। मेरे भाई, जिस शख्स के परिवार के लोग पूरे भाजपा में चले गए, उनके छोटे भाई की पत्नी बीजेपी में चले गई, हर जगह से उनके रिश्तेदार बीजेपी में चले जाते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट एनवलप के निशान पर लगाइए। और मैं शुक्रगुजार हूं कि हमको इतना मौका मिला कि हमको आप इतनी दूर से आए, आपके दरमियान में आए हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बार बार आएंगे और आपके दरमियान में ही थे, आपके दरमियान में रहेंगे। मगर आप तमाम वादा कर रहे हैं ना कि हमारे नरेंद्र सरोज को आप कामयाब करेंगे? आप हाथ उठाकर बता दीजिए कि आप तमाम लोग इनको कामयाब करेंगे। डरेंगे तो नहीं ना? अखिलेश से डरेंगे तो नहीं? मोदी से तो नहीं डरेंगे? किसी से मत डरिए, हिम्मत से और हौसले को बरकरार रखिए और पीडीएम का साथ देकर कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।